पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी क्रांति फल उत्पादन उत्पादन से संबंधित है? तो फल उत्पादन से संबंधित है आपकी स्वर्णिम क्रांति, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्वर्णिम क्रांति इसका सही उत्तर। अब दोस्तों और भी क्रांति हैं, जैसे उनको याद कर लीजिएगा। आपकी हरित क्रांति आपकी खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, तथा सफ़ेद क्रांति आपकी दूध उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति आपकी तिलहन उत्पादन से संबंधित है। धूसर क्रांति आपकी खाद्य और उर्वरक से संबंधित है। और नीली क्रांति आपकी मछली उत्पादन से यानी मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति आपकी मांस यानी और टमाटर उत्पादन से संबंधित है। और गोल क्रांति आपकी आलू उत्पादन से संबंधित है। तथा रजत क्रांति आपकी अंडा उत्पादन से संबंधित है। और गुलाबी क्रांति आपकी झींगा उत्पादन से। स्वर्णिम क्रांति आपकी फल उत्पादन से। काली क्रांति आपकी जैव ईंधन उत्पादन से। और इंद्रधनुष क्रांति आपकी कृषि से। तथा सदाबहार क्रांति आपकी खाद्य पदार्थों, फलों और सब्जियों के अवयव में कमी के लिए है, संबंधित है आपकी। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना शुरू की गई थी 1999 में शुरू की गई थी। दोस्तों स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ग्रामीण गरीबों के लिए है। उन्हें स्वयं सहायता समूह में संगठित करने की योजना है, तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 1 अप्रैल 1999 को शुरू किया गया था। और यह स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीणों को स्वरोजगार प्रदान करता है। दोस्तों वर्ष 2011 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कर दिया गया, तथा भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना का फंड दोस्तों होता है 75-25 का अनुपात होता है, यानी 75 आपका केंद्र सरकार देगी और 25 आपका राज्य सरकार देगी। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया विरासत अभियान किसके लिए है? तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया विरासत अभियान ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है। यह योजना 15 दिसंबर 2020 को शुरू किया गया था। याद रख लीजिएगा 15 दिसंबर 2020 को शुरू किया गया था। यह योजना राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में बिना किसी विवाद के उत्तराधिकार को दर्ज करने के लिए शुरू किया गई थी। नेक्स्ट चौथा प्रश्न, मार्च 2021 में हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली से नई उन्नत त्रिशूल मिलिट्री एयरबेस के लिए पहली उड़ान किस राज्य में रवाना की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। मार्च 2021 में हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली से नई उन्नत त्रिशूल मिलिट्री एयरबेस के लिए पहली उड़ान उत्तर प्रदेश राज्य में रवाना की। दोस्तों याद कर लीजिएगा, उत्तर प्रदेश से आपके 8 से 10 प्रश्न बनेंगे, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र के हों या फिर जीएस से हों। आपके 10 नंबर आपके उत्तर प्रदेश से आने ही आने हैं, क्योंकि यूपी लेखपाल में उत्तर प्रदेश से ही आपके ज़्यादातर प्रश्न पूछेगा। दोस्तों 8 मार्च 2021 को नागरिक उड्डयन मंत्री ने हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली से नई अपग्रेड त्रिशूल मिलिट्री एयरबेस बरेली एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के लिए उड़ान भरी। और दोस्तों यह उड़ान योजना के तहत 56वें हवाई अड्डे के शुरू होने का प्रतीक है आपका बरेली हवाई अड्डा, जो कि भारत सरकार की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना के तहत वाणिज्यिक उड़ान संचालन के लिए अपग्रेड किया गया है। दोस्तों बात हुई उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल और राजधानी है लखनऊ। तथा दोस्तों उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या है 75 और लोकसभा सीटें दोस्तों यहाँ पर 80 हैं, लेकिन जिलों की संख्या यहाँ पे 75 है और राज्यसभा सीटें यहाँ पे 31 हैं। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न, 2005 में शुरू किया गया भारत निर्माण कार्यक्रम इस उद्देश्य से था। आपको बताना है किस उद्देश्य से 2005 में शुरू किया गया भारत निर्माण कार्यक्रम था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत ढांचा और कनेक्टिविटी विकसित करना। नहीं, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत निर्माण कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण बुनियादी ढांचा तैयार करना है। इसमें दोस्तों सड़क, सिंचाई, आवास, जलापूर्ति, अवसंरचना, दूरसंचार, कनेक्टिविटी और विद्युतीकरण के निर्माण की परियोजनाएं शामिल हैं। और दोस्तों यह 25 दिसंबर 2000
को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY शुरू की गई थी आपकी। नेक्स्ट, छठा प्रश्न, केसर किससे प्राप्त किया जाता है? तो केसर स्टिग्मा से प्राप्त किया जाता है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों इसका वानस्पतिक नाम क्रोकस सेटिवस होता है। नेक्स्ट, सातवां प्रश्न, EWS कोटा लागू करने वाला उत्तर प्रदेश कितने कौन सा राज्य बन गया है? कौन से क्रम का राज्य बन गया है EWS कोटा लागू करने वाला? तो यह दोस्तों EWS कोटा लागू करने वाला उत्तर प्रदेश तीसरा राज्य बन गया है, और इनसे पहले गुजरात और झारखंड ने सबसे पहले EWS लागू किया था। दोस्तों जनवरी 2019 में उत्तर प्रदेश सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के लिए आर्थिक आरक्षण 10% लागू किया है, और यह आरक्षण उत्तर प्रदेश की सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में लागू होगा। संविधान 124वें संशोधन विधेयक 2019 सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण प्रदान करता है। नेक्स्ट, आठवां प्रश्न, उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 में मुख्यमंत्री समग्र संपदा विकास योजना के लिए कितनी राशि का प्रावधान है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1000 करोड़ रुपए, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 में मुख्यमंत्री समग्र संपदा विकास योजना के लिए 1000 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान है। दोस्तों इसमें आपका हो जाएंगे प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के घटक के लिए वर्ष 2018 से 2021 तक 4 लाख घरों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है, और जो सूडा द्वारा बनाए जाने वाले घरों के अतिरिक्त होगा। और दोस्तों याद रख लीजिएगा, अयोध्या में सूर्य कुंड के समग्र विकास और शहर के विकास के लिए 140 करोड़ रुपए का प्रावधान है। नेक्स्ट, नवां प्रश्न, एग्रोग्रामी कृषि की एक शाखा है जो किससे संबंधित है? तो एग्रोग्रामी कृषि की एक शाखा है जो फसल उत्पादन के सिद्धांत और अभ्यास से संबंधित है, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एग्रोग्रामी कृषि विज्ञान की वह शाखा है जो फसलों और मिट्टी के अध्ययन से संबंधित है, जिसमें वह बढ़ते हैं कृषि विज्ञानी उन तरीकों को विकसित करने के लिए काम करते हैं जो मिट्टी के उपयोग में सुधार करेंगे और भोजन और फाइबर फसलों के उत्पादन में वृद्धि करेंगे। नेक्स्ट, 10वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश 2019 की भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल ग्रीन वॉश का लगभग कितना % आरक्षित वन है? तो उत्तर प्रदेश 2019 की भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल ग्रीन वॉश का लगभग 72.79% यानी ऑप्शन डी % आरक्षित वन है। नेक्स्ट, 11वां प्रश्न, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पुरस्कार 2019 में किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य जीता? तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पुरस्कार 2019 में उत्तर प्रदेश राज्य ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य का पुरस्कार जीता। नेक्स्ट, 12वां प्रश्न, मध्य भारत में 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है? तो मध्य भारत में 1 बीघा 0.2529 हेक्टेयर के बराबर होता है। दोस्तों बीघा भूमि क्षेत्र की माप की इकाई है जो स्थानीय स्तर पर बदलती है, और राजा टोडरमल को भूमि माप तहसाला की शुरुआत के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट, 13वां प्रश्न, संसद आदर्श ग्राम योजना इसकी जयंती के अवसर पर शुरू किया गया था? तो संसद आदर्श ग्राम योजना जो जयप्रकाश नारायण की जयंती पर शुरू किया गया था। ये दोस्तों 11 अक्टूबर 2014 को सांसद आदर्श ग्राम योजना शुरू की गई थी। संसद आदर्श ग्राम योजना का लक्ष्य 2019 तक 3 आदर्श ग्राम मॉडल गांव विकसित करना था, जिसमें से एक को 2016 तक हासिल किया जाना था। वो बात अलग है कि इसका बहुत कम ही पता चला है कि कोई अपना सांसद ने अच्छा काम किया है। 20-25 होंगे सांसद जिन्होंने अच्छा काम किया होगा। अब बात करेंगे जयप्रकाश नारायण के बारे में।
जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को बिहार में हुआ था। वह एक भारतीय राजनीतिक नेता और सिद्धांतकार थे। उन्हें लोक नायक के रूप में जाना जाता है तथा भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत 1999 में देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया है था। नेक्स्ट 14वां प्रश्न, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ववर्ती योजना है? तो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना जो कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना है। इसमें भारत सरकार की योजना जो ग्रामीण भारत को निरंतर बिजली की आपूर्ति प्रदान करने के लिए बनाई गई है। दोस्तों ये दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना भारत सरकार की योजना है जो ग्रामीण भारत को निरंतर बिजली की आपूर्ति प्रदान करने के लिए बनाई गई है। तथा राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत आती है आपकी। नेक्स्ट 15वां प्रश्न, भूमि कृषि का रिकॉर्ड क्या है? तो भूमि कृषि का रिकॉर्ड है यानी इसमें दोस्तों खतौनी में होता है, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब बात करें खतौनी, तो खतौनी भूमि कृषि का रिकॉर्ड है। खतौनी को विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न खातों के साथ एक पुस्तक कहा जा सकता है। खतौनी एक बहुत ही उपयोगी दस्तावेज है जिसके द्वारा किसी भी क्षेत्र की स्थिति और पूर्ण विवरण पटवारी से प्राप्त किया जा सकता है। जमाबंदी एक दस्तावेज जिसमें दोस्तों आपकी जमाबंदी ये हो जाएगी जो एक दस्तावेज जिसमें रिकॉर्ड ऑफ राइट्स के साथ साथ खेती स्वामित्व के रिकॉर्ड भी शामिल हैं। तथा पंचनामा आपका हो जाएगा, भूमि का पंचनामा भूमि के भौतिक कब्जे को दूर करता है। नेक्स्ट 16वां प्रश्न, पंचायत राज्य को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया? तो पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा संशोधन 73 संशोधन द्वारा दिया गया। 73वां संशोधन अधिनियम 1992 में इसमें पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण दिया गया है। इसमें 11वीं अनुसूची को पंचायतों के कार्यात्मक वस्तुओं से भी जोड़ा गया है। अब बात करेंगे 17वां संशोधन में, तो इसमें दोस्तों 17वां संशोधन अधिनियम 1992 में यह राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में पांडिचेरी और दिल्ली के विधायिका के सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान करता है। और 71 संशोधन अधिनियम ये 1992 इसमें 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को शामिल करने का प्रावधान किया गया। तथा 72वां आपका संशोधन अधिनियम 1992 इसमें त्रिपुरा राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या के निर्धारण के लिए अस्थायी प्रावधान किया गया। नेक्स्ट 17वां प्रश्न, दिसंबर 2020 में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला नीति आयोग की एससी पेरेंशनल डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग में सबसे ऊपर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रावस्ती जो कि नीति आयोग की एस्पेंशनल डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रहा। और अन्य रैंकिंग है त्रिपुरा के धलाई ने दूसरा स्थान हासिल किया तथा तीसरा स्थान झारखंड के गढ़वा को जाता है। और असम का बक्सा जो कि चौथे स्थान पर रहा तथा झारखंड का बोकारो 5वें स्थान पर रहा। नेक्स्ट 18वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी एक रबी की फसल नहीं है? तो रबी की फसल नहीं है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी चावल, यानी ऑप्शन सी चावल इसका सही उत्तर हो जाएगा। रबी फसलों दोस्तों सर्दियों में अक्टूबर से दिसंबर तक बोया जाता है और अप्रैल से जून तक गर्मियों में काटा जाता है। रबी की कुछ महत्वपूर्ण फसलें दोस्तों याद करें, गेहूं, जौ, मटर, चना और सरसों। दोस्तों आपकी फसलों से आपके 2 प्रश्न आपके परीक्षा में जरूर से जरूर आएंगे, आप ध्यान लगा लीजिए क्योंकि आपको ज़्यादा 2 प्रश्न आएंगे ही। हर बार मैं आपको करा रहा हूँ ग्रामीण, क्योंकि ग्रामीण समाज में इनसे ही प्रश्न बनते हैं। नेक्स्ट 19वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में सहारनपुर जिले से निकलती है? तो सहारनपुर जिले में निकलती है आपकी हिंडन नदी, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब बात करेंगे हिंडन नदी की, तो हिंडन नदी उत्तर प्रदेश राज्य के ऊपरी शिवालिक से सहारनपुर जिले से निकलती है। यह भारत में यमुना नदी की एक सहायक नदी है। और हिंडन नदियाँ नई दिल्ली में यमुना नदी में मिलने से पहले यूपी राज्य के कुछ जिलों से होकर गंगा और यमुना नदियों के बीच 400 किलोमीटर तक बहती, जैसे कि मेरठ जिला, बागपत जिला, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर जिला। और दोस्तों इसमें आपके भारतीय वायुसेना का एक वायुसेना बेस भी
गाजियाबाद जिले में है, जो द हिंडन एयरबेस नाम से इसके तट पर स्थित है। नेक्स्ट 20वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई का स्रोत उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे लोकप्रिय स्रोत है? तो उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे लोकप्रिय स्रोत है आपका ट्यूबवेल, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह राज्य में 71.8% सिंचित क्षेत्रों का कवर करता है और पहला नलकूप उत्तर प्रदेश के मेरठ में 1930 में डूब गया था, याद कर लीजिएगा। अब भूजल का उपयोग करने वाले नलकूप लघु सिंचाई के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, मेरठ, एटा, फिरोजाबाद, बुलंदशहर, सहारनपुर और अलीगढ़ राज्य के ऐसे जिले हैं जो बड़े पैमाने पर नलकूपों से सिंचाई करते हैं। और उत्तर प्रदेश की कृषि योग्य भूमि सिंचित भूमि है, यह वर्षा पर निर्भर करती है। नेक्स्ट 21वां प्रश्न, हथनी कुंड बैराज सिंचाई परियोजना उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो हथनी कुंड बैराज सिंचाई परियोजना उत्तर प्रदेश में सहारनपुर जिले में स्थित है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, यह 5 राज्यों दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है आपकी हथनी कुंड बैराज सिंचाई परियोजना। यह बैराज 1872 में सहारनपुर में यमुना नदी पर बनाया गया है तथा 1878 की भारी बाढ़ में विनाश के कारण केंद्र सरकार ने 12 मई 1999 को यमुना नदी के पानी की मांग पर इन 5 राज्यों से एक समझौता कराया था। नेक्स्ट 22वां प्रश्न, मध्याह्न भोजन योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो मध्याह्न भोजन योजना जो कि 1995 में शुरू की गई थी। और मध्याह्न भोजना भारत सरकार द्वारा एक स्कूल भोजन कार्यक्रम है। मध्याह्न भोजन योजना अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत आती है। आइए एक बार इनके बारे में उद्देश्य इनका याद कर लेंगे मध्याह्न भोजन योजना का। तो दोस्तों, इसमें छात्रों की भर्ती बढ़ाना, यह छात्रों की उपस्थिति को बढ़ावा देने में मदद करता है तथा न केवल बच्चों के लिए बल्कि माता पिता के लिए भी एक प्रोत्साहन के रूप में कार्य करता है, क्योंकि इसमें सब्सिडी निहित है। नेक्स्ट 23वां प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या है? तो राज्य में सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या है उत्तर प्रदेश राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार। दोस्तों, यहाँ पर 155.11 मिलियन ग्रामीण लोगों के साथ सबसे बड़ी ग्रामीण जनसंख्या है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बारे में जरूर याद कर लीजिए कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। इसका गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ था तथा यहाँ भाषाएं बोली जाती है हिंदी, उर्दू और भोजपुरी। प्रमुख नदियाँ हैं गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती और घाघरा तथा विश्व धरोहर स्थल हैं आपके यहाँ पे आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी तथा ताजमहल। राष्ट्रीय उद्यान भी है यहाँ पे, दुधुआ राष्ट्रीय उद्यान, और टाइगर रिजर्व है यहाँ पे अमानगढ़, कार्बेट टीआर का बफर और दुधुआ पीलीभीत में। नेक्स्ट 24वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश सरकार ने गाँवों में उत्तराधिकार के अधिकारों के लिए भूमि विवाद को समाप्त करने, संपत्ति के विवादों पर अंकुश लगाने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो दोस्तों, इसमें इन्होंने उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने गांवों में उत्तराधिकार के अधिकारों के लिए भूमि विवाद को समाप्त करने, संपत्ति के विवादों पर अंकुश लगाने के लिए विरासत योजना शुरू की है। ये नई पहल है, भूमि और संपत्ति पर लंबे समय से लंबित विवादों को सुलझाएगी और विवादित संपत्तियों को लंचित करने वाले भूमाफियाओं द्वारा ग्रामीणों के शोषण को रोका जाएगा। नेक्स्ट 25वां प्रश्न, जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में गोवर्धन योजना पर एक एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है। ये निम्नलिखित में से कौन गोवर्धन का पूर्ण रूप है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स, DHAN ने जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में गोवर्धन योजना का एक एकत्रित पोर्टल ये लॉन्च किया है। गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स DHAN ने जल शक्ति मंत्रालय ने जारी किया है। दोस्तों, इसका योजना का शुभारंभ तत्कालीन केंद्रीय पेयजल और स्वच्छता मंत्री सुश्री उमा भारती ने 2018 में गंगा की स्वच्छता को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने और मवेशियों और जैविक कचरे से धन और ऊर्जा उत्पन्न करने के उद्देश्य से किया था। वो बात अलग है, इसका कुछ अता ही पता नहीं। दोस्तों, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगे इसको लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।